आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस भारत में लोक नीति के इस स्पेशल सीरीज के अंतर्गत। आज हम अपने इस सिलेबस का आखिरी टॉपिक विचारधारा और नीति, नेहरूवादी दृष्टिकोण, आर्थिक उदारीकरण और वर्तमान में बदलाव यानी रिसेंट डेवलपमेंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले अभी तक हम लोगों ने 4 अलग-अलग यूनिट्स के ऊपर बात कर लिए हैं। अगर उसको आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा तो उसको ज़रूर देखिएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है, काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है ये वीडियो बनाने को लेकर। और आप लोग विषय को मेरे वीडियो के माध्यम से समझ पा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि आप इतने गंभीरता के साथ आप मेरे इस चैनल के माध्यम से आप सब्जेक्ट को समझ पा रहे हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं आज के इस टॉपिक से में। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को, जब आपके पास वीडियो पहुंच रहा है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो जो पब्लिक पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े होंगे, वो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और आप उससे लाभ ले सकते हैं। आप उससे अपने विषय को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। प्लीज़ बिना वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है विचारधारा और नीति, यानी आइडियोलॉजी और पॉलिसी का क्या कोरिलेशन है, विचारधाराएं कैसे नीति को प्रभावित करती है। इस टॉपिक को हम लोगों को भारत के संदर्भ में जो नीति बनाई जा रही है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक जो नीतियां बनती हुई आ रही हैं, उसके ऊपर विचारधाराओं का प्रभाव किस तरीके से उभर के आ रहा है। आप इस टॉपिक को, आपका आखिरी टॉपिक है और आ, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफी खुले दिमाग से इसको समझिए। इस विषय को, टॉपिक को आप बहुत आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे, बिना किसी दबाव को आप इस विषय को समझ पाएंगे और आप अपने आंसर में इनके पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। देखिए, यह जो टॉपिक है विचारधारा और नीति, इसमें बस आपको यही समझना है कि जो भी भारत में लोक नीतियां बनती हुई आ रही हैं, जैसे कि हम शुरू से ही जब लोक नीति का अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि जब लोक नीति या नीति का निर्माण की जो जिम्मेदारी होती है, जो अथॉरिटी है, वह है राज्य। राज्य अपनी संस्थाओं के माध्यम से नीतियों का निर्माण करता है और वह नीतियां फिर जनता तक पहुंच कर आती है, उसके माध्यम से जनता का विकास होता है और सरकार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। तो जब राज्य नीति बनाती है, पॉलिसी का निर्माण करती है, तो यह टॉपिक बेसिकली इसी के ऊपर है कि जो सरकारों का विचारधाराएं हैं, कैसे इसको प्रभावित करती है। जैसे भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें आप लोगों को पता है कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। 1947 के बाद भारत जब आजाद हुआ तो इसने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। हमारे संविधान में इसको प्राथमिकता दी गई। इसमें दलों की जो भूमिका है, पॉलिटिकल पार्टीज की जो भूमिका है, उसकी प्रासंगिकता को दिया गया। इसमें हम देखते हैं कि जो जिस दल को बहुमत हासिल होता है चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में केंद्रीय स्तर पर और राज्य के विधानसभा का चुनाव जो राज्य स्तर पर होता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत हासिल होता है उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है और फिर वह सरकार बना के नीतियों का निर्माण करती है। यह जो टॉपिक है इसी के संदर्भ में है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाकर नीतियों का निर्माण करती है तो उसकी विचारधारा कैसे लोक नीति के ऊपर प्रभावित होती है, कैसे नीतियों के ऊपर प्रभाव उभर के आता है। और इसी का मूल्यांकन आपको 1947 से लेकर 2022 तक के जितनी भी जो पैटर्न चलते हुए आ रहा है उसी के संदर्भ में हमें बात करना है। इसमें से 3 बेसिक लैंडमार्क है। पहला, नेहरूवादी दृष्टिकोण, यानी नेहरू की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, क्योंकि नेहरू एक बिगिनिंग से जब भारत स्वतंत्र हुआ और अपना विकास का प्रक्रिया शुरू किया एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, राष्ट्र के रूप में, तो वहां पर नेहरू के हाथों में देश का नेतृत्व था और नेहरू ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत के विकास में, यहाँ के आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, संस्थाओं के विकास में।
इसीलिए इनके विचारों का इन संस्थाओं के ऊपर, इस नीतियों के ऊपर काफी गंभीरता से प्रभाव पड़ता आ रहा है। बाद में इसमें बदलाव आया और आर्थिक उदारीकरण का दौर आया 1990-80 के दौर में, जिसके बाद में हम बात करेंगे। और वर्तमान समय में अभी हमें यह देखना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2014 के बाद से जो सरकार है, उसके विचारधारा का क्या लोक नीतियों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस 33 कॉन्टेक्स्ट में आप 1947 से लेकर 2022 तक के भारत में जो विकास नीतियां बनाई गई है, लोक नीतियां बनाई गई है, उस पर क्या विचारधाराओं का प्रभाव उभर के आ रहा है, इसी के कंटेक्स्ट में हमें इस टॉपिक को समझना है। आप एकदम ओपन माइंड से चीजों को समझिए, काफी अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे इस टॉपिक को, इस विषय को समझने में। देखिए, ऐसा नहीं है कि नेहरू का दौर खत्म हो गया, नेहरू की मृत्यु हो गई, राजनीतिक एज ए इंडिविजुअल व्यक्ति नेहरू चले गए, तो आज उनके विचारों का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। आज भी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, जब भी सरकार किसी राज्य में बने या केंद्र में बने, तो नेहरू के जो दृष्टिकोण था, जो विचारधाराएं थी, जिसके आधार पर नेहरू भारत को एक विकास के दिशा में ले जाना चाह रहे थे, आज वह भी दिखाई देगी अगर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनती है तो इस तरीके से ये विचारधाराएं निरंतर काम करती रहती है। तो इसके संदर्भ में हमें बात करना है इस टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन अगर आपका विचारधाराओं के ऊपर आ रहा है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में आपने पृष्ठभूमि समझ लिया। अब बात कीजिए क्वेश्चन को समझने के ऊपर, इस विषय को समझने के ऊपर, तो जिसमें से आप विचारधाराओं के माध्यम से विचारधारा क्या होती है और कैसे प्रभावित करती है। विचारधारा बेसिकली मतलब होता है एक सोचने का तरीका, एक क्या कह सकते हैं, विचारधाराएं एक तरीके से एक मूल्य होती है, एक मानदंड होती है, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति काम करता है, कोई राज्य काम करता है या कोई संस्था काम करती है। आइडियोलॉजी, इसी के आधार पर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से जब आप राज्य के संदर्भ में बात करते हैं, सरकारों के विचारों के ऊपर बात करते हैं, तो इसका भी प्रभाव लोक नीतियों पर एक स्पष्टता से उभर के आती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप भारत में जो राजनैतिक दल हैं उनके विचारों को देखें, तो मूलतः आपको 4 प्रकार की विचारधाराएं सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से दिखाई देती हैं। एक, कांग्रेस पार्टी और उसकी विचारधारा। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी विचारधारा जो मार्क्सवाद पर आधारित है। तीसरा, जनता पार्टी, हालांकि जनता पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन जो समाजवादी खेमा है, जो अपने आप को समाजवादी दल के रूप में साबित करता है, उसकी एक सोशलिस्ट विचारधारा। और चौथी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद, इसके संदर्भ में विचारधाराएं उभर के आती है। तो जब भी ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है और लोक नीतियों का निर्माण करती है, तो उसका विचारधाराओं का प्रभाव इस लोक नीतियों पर स्पष्टता से दिखाई पड़ता है। इसी संदर्भ में हमें इस यूनिट को पढ़ना है कि किस तरीके से 1947 में सबसे पहले जब नेहरू आते हैं, तो नेहरू की जो विचारधारा थी, नेहरू का जो दृष्टिकोण था, वह लोक नीतियों के ऊपर किस तरीके से दिखाई पड़ता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोक नीति के निर्माण पर विचारधाराओं का काफी प्रभाव है। इसका आपको मूल्यांकन करना है, जिसमें से सबसे पहले नेहरू की विचारधारा, जिसने जिसमें आज जिसको माना जाता है कि आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में उनकी व्याख्या की जाती है, तो उसके संदर्भ में हमें मूल्यांकन करना है। आप इस पूरे टॉपिक को कम से कम हम जो 4 पॉइंट के रूप में विभाजित किए हैं, उसी के केंद्र में रखकर आप इसको तैयार कीजिएगा। आप माइंड में बिठा लीजिएगा, पूरा आपका ये यूनिट उसी में समाहित हो जाएगा। पहला आपका इंट्रोडक्शन हिस्सा हो गया। दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो विकास प्रक्रिया लाई गई, उसमें नेहरूवादी दृष्टिकोण की क्या भूमिका उभर के आती है, नेहरू के विचारों की क्या भूमिका उभर के आती है। तो जब इस यूनिट का आप बात करें, तो आपको कुछ थोड़ा बहुत आपको इस बिंदुओं के ऊपर ध्यान में रखकर बात करना होगा कि उस समय भारत 1947 में द्वीप उपनिवेशीकरण के बाद प्रक्रिया से एक स्वतंत्र देश हुआ था। उसका भी प्रभाव था कि मतलब भारत एक उपनिवेश था ब्रिटिश का और उससे स्वतंत्र हुआ था।
और उसके बाद 1947 के बाद अपना संविधान का निर्माण किया और अपना विकास करना शुरू किया। उसी समय वैश्विक दौर में वैश्विक जो इन्वायरमेंट था, देश थे ग्लोबल लेवल पर भी उस समय भी काफी प्रभाव उभर के आया और उसका भी प्रभाव हमारे विकास प्रक्रिया पर, हमारे नीतियों पर स्पष्टता से दिखाई देना शुरू हो गया। जैसे आप देखेंगे 1947 के दौर में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। सोवियत यूनियन और दूसरा खेमा अमेरिका के नेतृत्व में। कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो गया था। उस समय भारत को एक विकल्प के रूप में चुनना था कि हमें कौन सी नीति को लेकर आगे बढ़नी है। हमें गुटों में शामिल होकर फिर अपनी आजादी को खो देनी है या इनसे अलग रहकर अपना स्वतंत्र विकास की नीति पर चलना है। तो इसके लिए भारत ने अपनी गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। इसको संक्षेप में आप इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपके पॉलिसीज को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि नेहरू का जो हम दृष्टिकोण समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इनका प्रभाव स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। जो हमारा डोमेस्टिक मॉडल है उस पर लोक नीति के निर्माण में नेहरू के विचारों का सबसे ज्यादा प्रभाव उभर के आ रहा है, जिसमें से नेहरू को एक तरीके से माना जाता है कि इनका थोड़ा सा झुकाव समाजवादी खेमे की तरफ ज्यादा था। नेहरू ने जो मॉडल अपनाया, जो नीतियां अपनाई, उसमें नियोजित अर्थव्यवस्था के मॉडल को सबसे ज्यादा प्राथमिकता थी। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब प्लान्ड इकोनॉमी मॉडल। प्लान्ड इकोनॉमी का मॉडल का मतलब राज्य के द्वारा जो भी लोक नीति बनाई जा रही है उसको एक प्लान तरीके से नियोजित किया जाए, एक नियोजित तरीके से उस मॉडल को अपनाया जाए। उस समय जो जिस अर्थव्यवस्था के मॉडल पर जोर दिया गया नेहरू के दौर में, नेहरू का दृष्टिकोण था, वो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल था। विश्व में दो मॉडल सबसे ज्यादा प्रमुखता से उभर के आए थे। एक पूंजीवादी मॉडल जो अमेरिका, ब्रिटेन और इसके खेमे नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरा मॉडल था सोवियत यूनियन का मॉडल, समाजवादी मॉडल। भारत ने अपना जो विकास का मॉडल अपनाया, भारत ने अपनी जो लोक नीतियों को बनाने के लिए जो मॉडल को अपनाया, उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया, क्योंकि दोनों की आवश्यकता यहाँ पर उभर के आती है। ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ समाजवादी खेमे में चला जाए तो भी विकास हो जाए, और कैपिटलिज्म को ना अपनाए, पूंजी को ना अपनाए, हेवी इंडस्ट्रीज को ना अपनाए तो भी उसका विकास हो जाए। इसीलिए भारत ने, और ये जहाँ पर ये नेहरू का जो दृष्टिकोण था, इसने एक बीच का रास्ता अपनाया और उसने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अपनाया, और इसीलिए इस मॉडल का लोक नीतियों के ऊपर काफी गंभीरता से प्रभाव उभर के आता है। इसमें से जो लोक नीतियां बनाई जा रही थी या जो विकास का मॉडल अपनाया जा रहा था, उसमें पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इसके निर्माण और क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा था। पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 ईयर प्लान के माध्यम से। सभी लोग इस मॉडल से परिचित होंगे। हालांकि इसको अब बंद कर दिया गया है। इसमें जो सबसे प्राइम इंस्टीट्यूशन था वह योजना आयोग था, उसको भी समाप्त करके अब नीति आयोग में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ बात हो रही है नेहरू के दृष्टिकोण का। तो नेहरू के जो मॉडल था लोक नीति निर्माण में, उसमें पंचवर्षीय योजनाओं का काफी प्रमुखता से भूमिका उभर कर आ रही थी, जो पूरे देश के लिए एक 5 वर्ष की योजनाओं के माध्यम से एक प्लान्ड इकोनॉमी के तरीके से नीतियों के निर्माण पर और उसके क्रियान्वयन पर जोर दे रहा था। लोक नीति के ऊपर समाजवादी दृष्टिकोण का काफी गहरा प्रभाव था, जो नेहरू की योजनाओं में, नेहरू के दृष्टिकोणों में आपको दिखाई देता है। नेहरू का जो दृष्टिकोण था वह सबसे ऊपर था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब हम आधारभूत संरचनाओं का विकास करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, हेवी इंडस्ट्रीज को मजबूत करें, एग्रीकल्चर को मजबूत करें। इसको हम छोड़कर भारत के वास्तविक विकास को नहीं पा सकते हैं। डैम को बनाएं, बिजली के माध्यम से जो भारी उद्योग हैं उसको विकसित करें, तभी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये अवधारणाएं थी, विचारधाराएं थी जो नेहरू के दृष्टिकोण को प्रभावित करती। नेहरू का जो दृष्टिकोण है जो लोक नीतियों को प्रभावित कर रहा है, इसमें से राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, जिसके ऊपर हमने बात किया हुआ है, प्लान्ड इकोनॉमिक के माध्यम से कि राज्य का कंट्रोल हो, और नेशनलाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा था। हर चीजों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, चाहे उद्योग हो, बैंक हो, एग्रीकल्चर हो, जमींदारी प्रथा को खत्म करके इस तरीके से पूरे नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया के ऊपर जोर दिया जा रहा था। तो एक आप कॉमन तरीके से देख सकते हैं कि नेहरू का जो दृष्टिकोण था वह कैसे लोक नीति के को प्रभावित कर रहा था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से। नेहरू की मृत्यु के बाद से भी
कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई तो यह जो विचारधाराएं थी उसकी नीतियों में दिखाई देती है। तभी भी दिखाई दे रही थी, आज भी अगर सरकार में कहीं आती है तो ये सारी नीतियां उसके दिखाई देती है। तो इसीलिए इस दृष्टिकोण का काफी गहरा प्रभाव है। दूसरा लैंडमार्क आता है आपके इस टॉपिक में, वह है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के ऊपर। यह जो दौर है, जो पहले राष्ट्रीयकृत अर्थव्यवस्था थी, राज्य कंट्रोल इकोनॉमी था, राज्य के नियंत्रित इकोनॉमी था, उसमें काफी बदलाव उभर के आया। और 1980-90 के दौर में आप देखते हैं इस मॉडल को अपनाया गया। वैश्विक वातावरण में भी बदलाव आया, सोवियत संघ का विघटन हो गया 1990-91 में, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिकता उभर के आई वह इन संस्थाओं का था, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, UNO। इसके माध्यम से जितने भी विकासशील देश थे उनके नीतियों को प्रभावित किया जाने लगा, उनके नीतियों के ऊपर जोर दिया जाने लगा, जिसमें स्ट्रक्चरल संरचनात्मक बदलाव, सैप का प्रोग्राम लागू करने के ऊपर जोर दिया गया, ताकि आप अपनी नीतियों को बदलाव लाओ, तभी तभी हम आपको लोन देंगे। इसका प्रभाव भारत की भी लोक नीति के ऊपर उभर के दिखाई पड़ता है। भारत में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसमें भी बदलाव था। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा उभर के आती है। मनमोहन सिंह एक भारत के महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं, जिनका सबसे ज्यादा योगदान इस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के ऊपर उभर के आता है। इस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में आर्थिक उदारीकरण के नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उभर के आए, पहला था उदारीकरण, दूसरा था निजीकरण और तीसरा था वैश्वीकरण। उदारीकरण मतलब राज्य के कंट्रोल में जो चीजें थी उसको लिबरलाइज करने की के ऊपर जोर दिया गया, ताकि राज्य अपने नियंत्रण को कम करे, निजी क्षेत्रों को पार्टिसिपेट दे, आयात निर्यात के ऊपर जो उसका कंट्रोल है उसको कम करें, विदेशी निवेश को आने दे ताकि निजी क्षेत्र उभर कर आए, अपनी अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइज करे, विश्व के अन्य देशों के साथ जोड़े। इसके ऊपर ये जो संस्थाएं थी, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इसका काफी गहरा प्रभाव था। और इसी के संदर्भ में भारत ने भी अपने अर्थव्यवस्था को बदलाव लाया। और इसका सीधा का सीधा प्रभाव आप 1990 के बाद के जो जितनी भी लोक नीतियां राज्य के द्वारा बनाई जा रही है उसके ऊपर आपको दिखाई देती है, जिसमें से जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता थी वह बाजार को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने के ऊपर थी, यानी मार्केट इकोनॉमी को जोर देने के ऊपर जोर दिया गया। निजी क्षेत्रों के जो प्रभाव थे उसको मजबूत करने के ऊपर जोर दिया गया, बाजार अर्थव्यवस्था की भूमिका के ऊपर जोर दिया गया। तो ये दूसरा हिस्सा है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का था। वह 1980 और 90 के दौर में भारत में जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में जो बदलाव लाया गया अर्थव्यवस्था का, जिसका प्रभाव इसके बाद के लोक नीतियों के ऊपर दिखाई पड़ता है, उसको समझने के ऊपर है। यह एक तरीके से कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, पूंजीवादी अवधारणा है, जो हमारे लोक नीतियों को प्रभावित कर रहा है, इसके संदर्भ में उभर के आया। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस का, वह है वर्तमान में बदलाव, यानी रिसेंट डेवलपमेंट, जिसमें से हम 2014 के बाद से भारत में जो घरेलू परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी व्यापक तरीके से उभर के आई। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराएं कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। यह राष्ट्रवाद के ऊपर बात करती है, घरेलू डेवलपमेंट, जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर बात करती है, भारतीय भाषा और संस्कृतियों को मजबूत करने के ऊपर बात करती है, भारत के जो हित हैं उसके संदर्भ में बात करने की कोशिश करती है। इस प्रकार से ये बदलाव उभर के आया। तो इसमें हमें यह देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो उसकी जो विचारधारा है वह किस तरीके से लोक नीतियों को प्रभावित करती है। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लोक नीतियां, पब्लिक पॉलिसी या नीतियां भारत सरकार का दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चलाई जा रही है, विवेकानंद के नाम से चलाई जा रही है। ये जो भारत के इनके आइडियल हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो महापुरुष हैं, उनकी जो विचारधारा है उनके दृष्टिकोण से चलाए जाने की कोशिश की जा रही है या चलाई जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से के विचारों पर सबसे ज्यादा इसमें प्रभाव जोर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौर में जो लोक नीतियां बनाई जा रही है, उस पर किस तरीके से इसकी विचारधारा का प्रभाव उभर के आ रहा है, उसको आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। राष्ट्रवाद की विचारधारा का काफी गहरा प्रभाव है लोक नीतियों के ऊपर। भारतीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। नीतियों के माध्यम से जनता को आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में जो लोक नीतियां उभर के आई है, जो बदलाव उभर के आया है, जो विचारधाराएं नीतियों को प्रभावित कर रही है, उसमें आप देखेंगे कि एक आत्मनिर्भर काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है इस सरकार की विचारधारा के अंतर्गत। इसमें आप लोक नीतियों का मूल्यांकन करें तो इसमें स्किल्ड इंडिया योजना, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मुद्रा योजना और भी सारी जितनी योजनाएं हैं, उसके जो मूल उद्देश्य है वही है कि हम लोगों के साथ साथ देश को एक आत्मनिर्भर बना सकें। नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस तरीके से जो पुरानी शिक्षा नीति थी 1985 के दौर में आई थी नई शिक्षा नीति, उसको बदलकर अब नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया, जिसमें भारतीय शिक्षा परंपरा को मजबूत करने और भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। एक आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। लोगों को स्वावलंबन बनाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है एजुकेशन के माध्यम से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे विचारधारा का नीतियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये शिक्षा नीति इसका एक बहुत प्रमुख उदाहरण है, और जो वर्तमान में यह स्पष्टता से आपको दिखाई पड़ रहा है। लोक नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, और इसी के संदर्भ में आप पूरे भारत के जो लोक नीतियां हैं उसके ऊपर किस तरीके से विचारों का, विचारधाराओं का प्रभाव है, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। उसको आप क्रिटिकली मूल्यांकन कीजिए। तीनों दौर के दौर में नेहरू नेहरू और नेहरू के जो दृष्टिकोण है, विजन है, उसका किस तरीके से लोक नीतियों पर प्रभाव पड़ा। बीच में उदारीकरण का जो दौर आया, उसका किस तरीके से प्रभाव उभर के आया है, और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो लोक नीतियां हैं, उसका क्या प्रासंगिकता उभर के आ रही है, उसके संदर्भ में आप इस पूरे टेक्स्ट को मूल्यांकन कीजिए, और लास्ट में निष्कर्ष लिख के इसको कंक्लूड कीजिए। आपका आंसर काफी इफेक्टिव होगा और आप अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। आई होप हमारा ये पूरा यूनिट समाप्त हुआ। अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आप इस सारे पॉइंट को दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। जब आंसर राइटिंग लिखिएगा तो उसमें आप एक चीज का जरूर ध्यान में रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कभी भी दो हिस्से में होता है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। समय का ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन हिस्सा और लास्ट में मूल्यांकन और आलोचनात्मक मूल्यांकन का हिस्सा जरूर लिखिएगा। इसको बिना स्किप किए हुए आप क्वेश्चन को, इसको स्किप करके आप क्वेश्चन को मत बाइंड अप कीजिएगा। इसी के दायरे में आप क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप लोग इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो अगला पेपर है उसके संदर्भ में हम जो है जल्द से जल्द वीडियो डालना शुरू करेंगे, विषय को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।